90% लॉयर्स मार खाते हैं कि इस जर्नी के दौरान जो शुरू के 5 साल का जर्नी है उसमें वो मार खाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जी। अब यहाँ पे एक और लीग ऑफ लॉयर्स भी मैं ऐड कर देता हूँ। वो क्या कि सर शादी कब करें। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन आता है जो कमेंट्स में भी आएगा, आई एम वेरी श्योर कि जो आता है अपना रिजल्ट साथ ही लेके आता है, क्या फ़र्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लीगल करियर डेवलपमेंट एक यंग लॉयर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, मियाँ साहब ने, मैंने से बहुत ज़्यादा बात भी की है अपनी पुरानी रील्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, बट फिर भी एक लीगल करियर डेवलपमेंट, एक लॉ जो एक यंग लॉयर है उससे अपने केसेस किस तरह संभालने हैं, लॉ फर्म में क्या काम करता है, किस तरह के केसेस देख रहा है, फाइनेंसिस किस तरह मैनेज करने हैं, इसके ऊपर मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो मियाँ साहब के साथ दोबारा कर ली जाए और जो मियाँ साहब के एक्सपीरियंस से यंग लॉयर्स को हम बातें बताएं वो प्रैक्टिकली उनके किसी तरह काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, इस वीडियो की जो ओरिजिनेशन है वो इस तरीके से हुई कि हमारे जो भी आपने नए इंटर्न्स रखे हैं वो कल लैपटॉप पे काम कर रहे, तो लैपटॉप काफ़ी स्लो काम कर रहा, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आपको ना अपनी वर्क मशीन थोड़ी अपडेट रखनी पड़ेगी ताकि काम जब आपने ड्राफ्टिंग करनी है या कोई रिसर्च भेजनी है तो जल्दी हो सके। इतना टाइम नहीं होता, हमने सुबह फाइलिंग करनी है तो 2 घंटे के अंदर उसको वाइंड अप करना। तो उसने एक बड़ा मासूमाना जो जवाब होता होगा, उसने कहा सर पैसे आएंगे ना तो इसको अपडेट करते हैं। अब स्टाइपेंड मिलने के बाद भी वो कहते हैं पैसे आएंगे ना तो अपडेट करते हैं। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेरे जहन में ये बात है कि यंग वकील जिसने 5 साल अपने लॉ के लगाए हैं, लॉ पढ़ने में लगाए हैं, बैचलर्स की डिग्री ली है, वो 5 साल की डिग्री के लिए उसको कम अज़ कम रेंजिंग फ्रॉम 1 मिलियन टू 2 मिलियन रुपीज़ रफली खर्च भी करना पड़ा। अब आके उसको कब पैसे मिलेंगे, कब केसेस मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो मैनेज किस तरह करना है, इसके बारे में ज़रा बताइए। विशाल, ये सवाल इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस इन पाकिस्तान बहुत कॉम्प्लेक्स है और आई बिलीव सेम इज द केस इन इंडिया एज वेल, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉ फर्म्स हैं वो उस तरह काम या ऑपरेट नहीं करती जिस तरह वेस्टर्न जूरिसडिक्शंस के अंदर करती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी डिस्कशन मैं करूंगा इट माइट साउंड वेरी इमोशनल और ये तो वो सारा कुछ, बट इनमें से शायद मैंने कुछ भी नहीं किया एंड आई टिल डेट रिग्रेट इट। वो ये है कि जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं ना, कुछ लीगल प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या हो सकती है? कुछ आपके अपने पर्सनल गोल्स हैं, कुछ आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं, कुछ आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं या फाइनेंशियल मेंटेनेंस है जो कि पार्ट एंड पार्सल है इस प्रोफेशन के अंदर। आपने या बिलाल ने जो सवाल किया था बहुत वैलिड क्वेश्चन था कि सर मैं इतने पैसे लगा के लॉ की डिग्री कर ली और उसके बाद मैं एक फर्म में आके काम करता हूँ, 20, 30, 40, 50 हज़ार के ऊपर मैं वो काम करता हूँ। विद दिस इन्फ्लेशन हाउ आई कैन मैनेज? अच्छा, उस सूरत हाल के अंदर आपको ये मैं बात का जवाब देता हूँ, ये अब ऐसा नहीं, ये शुरू से ही ऐसा, शुरू से ही ऐसा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपनी वैल्यू जनरेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे लीग ऑफ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं, एसोसिएट के इंटर्न्स ऐसे भी होते हैं, दे केम टू द लॉ फर्म फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इट ऑन देयर सीवी के जी हम आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आके दे पुट यू इन अ वेरी ट्रिकी एंड ऑकवर्ड पोजीशन बाय आस्किंग सम वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। अच्छा, उस सिनेरियो के अंदर आपने ये देखना होता है कि जी इनके इन सवालों का कुछ लोग जवाब देते होंगे, कुछ नहीं भी जवाब देते होंगे, बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज कि जब आपने लॉ डिग्री कर ली, आप लॉ फर्म में आते हैं, तो आपको अपने एटलीस्ट स्टार्टिंग के अंदर 1 ईयर गोल रखना चाहिए कि इस 1 साल के अंदर जिस फर्म में मैं काम कर रहा हूं, चाहे वो कॉर्पोरेट की फर्म है, कमर्शियल की फर्म है, क्रिमिनल की फर्म है, सिविल की फर्म है, किस किस्म का काम वहां पे हो रहा है। अच्छा, पहली बात। दूसरी ये बात, उस किस्म के काम के अंदर मेरा लीगल इक्विपमेंट, मेरी लीगल नॉलेज की इक्विपमेंट कितनी है। ठीक है, वो मेरा लॉ, यानी अगर फर्ज करें क्रिमिनल लॉ है, मेरा सीआरपीसी कितना अच्छा है, मेरा एविडेंस कितना अच्छा है, मेरा पीपीसी कितना अच्छा है,
मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है, उसकी रिफाइनमेंट के अंदर फाइन ट्यूनिंग के ऊपर काम करना चाहिए। सिविल फर्म है तो स्पेसिफिक रिलीफ कितना अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना अच्छा है, उसके बाद सीपीसी मेरा कितना अच्छा है, इनकी फाइन ट्यूनिंग के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, जब आप ये सब काम कर रहे हैं तो यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि इन केसेस के ऊपर मेरा सीनियर किस तरह काम कर रहा है। और बाय द टाइम आपका 1 साल गुजरता है, अगर आपने लीगल गोल्स रखे हुए, लीगल नॉलेज के गोल रखे, तो यू एवेल्यूएट योरसेल्फ कि आया जो मैंने गोल रखे थे अपने, वो मैंने अचीव किए हैं कि नहीं किए। और इसको वेस्ट के अंदर सीपीडी कहा जाता है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट प्रोफेशनली डेवलप कर रहे होते हैं। अनडाउटेडली इस सारी ड्यूरेशन के दौरान आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं और आएंगे, उस पर मैं बाद में आऊंगा। अच्छा, दूसरा फिर आप इसको देखते हैं कि फर्ज करो कि इस सारे ड्यूरेशन के अंदर 1 साल के बाद आप अगला 1 साल का अपना गोल रखते हो। जब आप लोअर कोर्ट के लॉयर होते हो तो अगले 1 साल का गोल होते हो कि मेरा सीनियर, मेरा प्यूपल मास्टर क्लाइंट डीलिंग कैसे करता है। क्योंकि अगर पैसा आएगा तो आपके अंदर से अच्छी वकालत निकलेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो अनफॉर्चुनेटली यू विल कम टू दी मोनोटनी, कि मोनोटनस मक्खी पे मक्खी मार के आप वकालत करोगे। तो उस सूरत हाल के अंदर आपको ये देखना होता है कि वो क्लाइंट हैंडलिंग किस तरह करता है। अगर मेरा पीपल मास्टर अपने क्लाइंट से फोन पे बात कर रहा है तो वो किस तरह डील कर रहा है। अगर वो क्लाइंट आके उसके पास बैठ गया है फर्म में तो वो कैसे उससे डील कर रहा है। अगर वो बाहर बैठा हुआ है क्लाइंट, उससे कैसे डील कर रहा है। आपका ऑफिस का स्टाफ उस क्लाइंट के साथ किस तरह डील कर रहा है। तो ये तमाम मैनेजमेंट जो है आपकी, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि लिटिगेशन से ज्यादा क्लाइंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी क्लाइंट मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप लिटिगेशन कभी भी क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं कर सकते। बहुत सारे लॉयर्स होते हैं कि वो उन्होंने अपना प्रिंसिपल बना लिया कि शाम 5 बजे के बाद 6 के बाद कम व्हाट में उन्होंने फोन नहीं उठाना। मेरा तो अभी भी ये हाल है कि मैं जिधर भी हूं मैंने लाजमी क्लाइंट को सुनना होता है उसका प्रॉब्लम क्या है और उसको उसी वक्त सरे दस्त हल भी देना। और ये बहुत सारे लोग करते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं हूं, सारे तकरीबन करते हैं, कुछ सीनियर लॉयर्स नहीं करते होंगे। सो आपने पहले साल में अपना लीगल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स को रिफाइन करना है और ये वो सारा कुछ करना है। उसके बाद दूसरे साल के अंदर आपने क्लाइंट हैंडलिंग, क्योंकि अगर आपने पहले क्लाइंट हैंडलिंग पे फोकस किया, लॉ पे ना किया, तो उसके अंदर आप लीगली मार खा जाएंगे इस बात पे कि क्लाइंट तो बड़ा अच्छा हैंडल कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल परफॉर्मिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आप वहां पे जीरो हैं। सो पहले अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को आपने रिफाइन करना है और दूसरे साल के अंदर आपने अपने आप को सीखना है कि मैंने क्लाइंट को किस तरह हैंडल करना है। अच्छा, ये 2 साल आपके गुजर गए। बाय दैट टाइम यू बिकम दी लॉयर और द एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट इन केस ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन केस ऑफ इंडिया, बट इन केस ऑफ पाकिस्तान यू बिकम एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। सो जब आप एडवोकेट हाई कोर्ट बन गए तो आपको इतना सेंस होनी चाहिए कि जितने पेटी मैटर्स हैं, जब मैं पेटी मैटर्स की बात करता हूं तो आई इंक्लूड बेल पिटिशंस, आई इंक्लूड रिमांड्स, आई इंक्लूड क्या कहते हैं स्पुर्दारियां, आई इंक्लूड क्या कहते हैं शनाख्त परेडें, उसके बाद नॉट शनाख्त परेडें, वो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की भी जितनी भी इंक्वायरी प्रोसीडिंग, 164 के बयान, सिविल साइड पे शादी के केसेस, खुला के केसेस, तलाक के केसेस, उसके बाद कस्टडी के केसेस, उसके बाद क्या कहते हैं आपकी मेंटेनेंस के केसेस, उसके बाद आपके छोटे मोस्ट स्टेटमेंट। ये आपको इन 2 सालों के अंदर अपने प्यूपल मास्टर की सुपरविजन में खुद करने चाहिए इंडिपेंडेंटली, बिकॉज लॉ रिफाइन हो गया, क्लाइंट हैंडलिंग होगी, सो यू मस्ट एक्सपोज योरसेल्फ टू द पेटी और इजी लिटिगेशंस। अच्छा, ये मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं और वो गारंटी ये दे रहा हूं कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, आपके पास अच्छी कम ज्यादा फीसेस भी आती हैं। मैंने ये काम नहीं किया, बट एज यू आई सी यू, और मैं आपको किस तरह गाइड करता हूं आपको खुद इस बात का पता होगा। जैसा केस मिले, जितने पैसे मिले, डू इट। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो, अपने काम को, क्लाइंट को, आपने क्लाइंटल को बढ़ाना है। yes.
जितना मल्टीफेरियस काम आ जाए, तहसीलदार के पास पेश होना है, बिल्कुल पेश। उससे क्या होता है, क्योंकि वकील के पास परफॉर्मेंस का जो एक फोरम है वो सिर्फ अदालत है। बिल्कुल। तो जितनी ज्यादा अदालतों में आप जाओगे उतना ज्यादा आप परफॉर्म करोगे, वहां से अच्छे क्लाइंट्स गैदर करोगे, और बाय द टाइम आपके पास एक्सपीरियंस और ये सब कुछ आता जाता है, तो बाय दैट टाइम आप अच्छी फीसेस की स्टेज के ऊपर चले जाते हो। बट बहुत दफा ऐसे भी होता है, ये अल्लाह ताला का वादा है, बहुत दफा ऐसे भी होता है कि आपको उन पेटी इश्यूज के अंदर बहुत अच्छी फीसें भी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी फीसें भी मिल जाती हैं। सो इस वजह से आपका ये तमाम का तमाम जो चीजें ना इसी के अंदर, हाँ, अगर आप किसी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां से भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, सैलरी मिल रही है आपको, तो ये क्यूमुलेटिवली सब कुछ हो जाता है। अच्छा, जब आपने ये कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता आप करियर के अंदर प्रोग्रेस करते हुए चले गए, तो आप अपने आप को अब पेटी मैटर, 2 साल गुजर गए, पेटी मैटर से निकाल के, मेरा आपको मशवरा है, हर लॉयर को मशवरा है कि शुरू के 2 सालों में ट्रायल नहीं पकड़ना, चाहे दीवानी ट्रायल हो चाहे फौजदारी ट्रायल हो, उसको नहीं पकड़ना, क्योंकि लाइफ एंड डेथ एट स्टेक होती है, उम्र कैद, इम्प्रिजनमेंट एट स्टेक होती है, लोगों की प्रॉपर्टियां एट स्टेक होती हैं। तो उस वक्त एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी है, पेटी मैटर्स के ऊपर आप कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, आप तो पैसे लेते हैं वो काम करने के, तो उसको मेहनत से करना चाहिए, बट ट्रायल को हाथ नहीं लगाना। 2 साल के बाद जो 324 का ट्रायल हो गया, हर्ट के ट्रायल्स हो गए, इन ट्रायल्स के ऊपर अपने हाथ सीधे करते हैं, अपनी स्किल को पॉलिश करें, रिफाइन करें, जिरा करें। आके बैठ के मेरे पास यहाँ जिस आप आते हो कि जिस जिरा लिखवाएं, जिरा तैयार होती है, फिर आप कोर्ट के अंदर जाते हो, एग्जिबिट कैसे करवाने, ये सब काम शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए आप कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट इश्यूज की तरफ ले जाते हो। अच्छा, एक चीज जो 99.9%, बल्कि थोड़ा कर लो 90% लॉयर्स मार खाते हैं कि इस जर्नी के दौरान, जो शुरू के 5 साल का जर्नी है, उसमें वो मार खाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। जी विशाल साहब, आपने मेरे से नहीं हुआ, पर आई डोंट नो, वो कहने वाले कहते हैं कि मेरे हाथ में सुराख हैं या जो भी है, व्हाटएवर, मेरे से नहीं हुआ, बट आई वुड रिकमेंड यू हार्डली कि जितने भी यंग लॉयर्स हैं, अगर आपने 1 रुपया फीस लिया ना, तो उसके 4 हिस्से करो। एक हिस्सा आपकी सेविंग्स में जाए, एक हिस्सा आपके एक्सपेंसेस में जाए, एक हिस्सा आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के अंदर जाए। पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? आपने अच्छे कपड़े ले लिए, कोई किताब अच्छी खरीद ली, कोई कंप्यूटर अच्छा ले लिया, कोई ऑफिस को अपनी कोई चीज बना ली, और 1% जो है आपने इन्वेस्ट करना है उस केसेस के अंदर, अच्छी फाइल्स के अंदर, फ्लैग्स और ये 4 हिस्से करने हैं। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि आपने 100 रुपया फीस ली और उसके 4 हिस्से जब आपने किए तो 25% सेविंग में चला गया, 25% आपने अपने ऊपर ग्रूम कर लिया, 25% आपने किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, 25% आपने केस पे इन्वेस्ट कर दिया। बट कई दफा ऐसा भी होगा कि आपके पास 50 रुपए आया, अब 100 रुपया नहीं आया, अब आपने 50 रुपए के 4 हिस्से करने हैं। अब मार कहां पे खाएंगे? एक्सपेंसेस मेरा 100 रुपए, कमा मैं 50 रुपए। अब ये वो स्टेज होती है जहां पे एक यंग लॉयर फ्रस्ट्रेट होता है कि यार मैं 20,000 रुपए का तो सिर्फ टैक्सी का और उबर का किराया देके दफ्तर जाता हूं, मिल मुझे 30,000 रुपया रहा है, 30 लाख रुपया मैंने अपनी डिग्री पे लगाया फॉर द सेक ऑफ 10,000 रुपया। ऐसे ही है, हर कोई स्टेज से गुजरा है। बट अगर आपको जो मैंने पहले फेज के अंदर मैनेजमेंट बताई है कि जब आपके पास ज्यादा फीस आई है तो फिर आपने उसका मेजर पोर्शन सेविंग में लेके जाना है कि कल को अगर कोई रेनी डे आता है या कोई आपके पास ऐसी टाइम आता है जिसके अंदर आपके पास फीस कम आती है, तो वहां से आप वो चंक निकाल के उस अपने फाइनेंसेस को मैनेजमेंट करो। मेरे से नहीं होता भाई, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बट ये करना चाहिए, और जो लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा सुकून में रहते हैं। सो आपने अपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं आपको। वकालत का जो प्रोफेशन है ना विशाल, इसमें बहुत ज्यादा गैलरी प्ले भी है, बहुत ज्यादा दिखावा भी है, और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मैटर, और वो उसके लिए जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब यहां पे मैं एक और सिनेरियो पोर्ट्रे करता हूं आपके सामने। एक ऐसी लीग ऑफ लॉयर्स भी आपको मिलेगी कि ही इज द एल्डेस्ट वन,
he is the only earning hand of the family and he has to support his brothers, sisters, family and everything. उस सिनेरियो के अंदर क्या किया जाए? अगेन रिस्क अल्लाह की तरफ से गारंटीड है, और जो भी मिले, अगर आपने अपने पैसों की डाइसेक्शन नहीं की, फॉर इंस्टेंस आप मेरे भाई हो, इस महीने विशाल को जरूरत है, तो अगर मैंने 100 रुपया कमाया उसमें से 75 रुपए मैंने विशाल को दे दिए हैं, तो 25 रुपए से मैं बाकी चीजें मैनेज नहीं कर सकूंगा, आई विल बिकम फ्रस्ट्रेट, और फ्रस्ट्रेशन होने के साथ देन यू आर मोर एक्सपोज टू द वल्नरेबिलिटीज ऑफ टेकिंग सम केस विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर you won't take it, or in you will be willing to do something which in ordinary course of time you won't do it. So वहां पे compromise हो जाता है. So उस सूरत हाल के अंदर भी from the day one, जिस दिन किसी लॉ फर्म में स्टेप रखो, वहां से कोशिश करो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे. अब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत दफा कई लॉयर्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि जो खानदानी जद्दी पुश्ती अमीर लॉयर्स हैं, उनके पास गाड़ियां भी अच्छी हैं, उनके पास कपड़े भी अच्छे हैं, उनके मेहनती भी हैं, काबिल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फॉरेन डिग्रीज भी हैं, सर उनको तो हमारे ऊपर एज है. ये तो अल्लाह की तकसीम है, दैट्स हाउ इट इज. अगर उस तकसीम के अंदर आपने बराबर का शरीक बनना है, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक ही चीज है, वो है मेहनत, हार्डवर्क, प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी और टिका के मेहनत. अब यहां पे एक और लीग ऑफ लॉयर्स भी मैं ऐड कर देता हूं. वो क्या कि सर शादी कब करें? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे ही आपने लॉ स्कूल पास किया तो टब्बर आपका पीछे पड़ गया, करो ब्याह. विशाल साहब, अगर मेरे से पूछा जाए, और इफ आई हैव टू सजेस्ट समवन, नॉट बिफोर 35. अच्छा, ये सारी वो टिप्स दे रहे हैं जो आपने खुद फॉलो नहीं की. मैंने नहीं की. नॉट बिफोर 35. बहुत सारी रीजंस है. एक, मैं कोई वो मर्दानगी वाली बात नहीं कर रहा. एक मर्द की, एक शौहर की, एक भाई की, एक बेटे की इज्जत उसी वक्त है अगर ही इज द प्रोवाइडर. यस. वो जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितना मर्जी हैंडसम हो, जितनी मर्जी डिग्रियां की हो, उसकी 2% की औकात नहीं है अगर ही इज नॉट द प्रोवाइडर. आपने बताया था कि मर्द की वजाहत जो है उसकी कमाई से, उसकी कमाई से है. और आपकी जिंदगी बहुत सुकून वाली गुजर सकती है जब आपके पास अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, और बाय दैट एज आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से भी मुबर्रा हो चुके होते हैं. ठीक है ना? यानी अगर आपके पास आपके भाइयों की जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है, आप उससे मुबर्रा हो चुके हुए हैं. अदरवाइज it is very difficult to strike a balance to get married in a very early stage and you have no resources. और आपकी वकालत, आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत बढ़ के रह जाती है. क्या नाम है उनका, वो पीटीआई के जो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो शेर अफजल मरवत साहब के उसके अंदर ना. सो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद एक ज्यादा अच्छी पुरवकार मैट्रिमोनियल लाइफ, ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल लाइफ गुजारी जा सकती है. अच्छा, ये उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो फाइनेंशियली स्टेबल है. आई मीन मेरी नजर में, इफ यू आस्क मी कि मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरी कमाई जो मैं अर्न करता हूं वो स्टेबिलिटी, नॉट जो मैंने इनहेरिट की अपने अब्बा जी से, अपनी अम्मा से, या जो मैं अब्बा अम्मा से पैसे ले रहा हूं. तो मैं ये समझता हूं, क्योंकि लॉयर का करियर देखो ना, एक लॉयर अब जाके 24-25 साल की एज के अंदर वो लॉ डिग्री करता है. 2 साल उसे लग जाते हैं आगे समझने में नहीं, हाई कोर्ट का एडवोकेट बनने में. 27 साल की एज हो चुकी हुई है. और मेरा अपना ये मानना है कि 5 साल अगले आपको अपने करियर को देने चाहिए. तो बाय दैट टाइम यू कम टू द एज ऑफ 34-35. सो 35 इज क्वाइट अ सेफ एज टू गेट मैरिड. अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन आता है जो कमेंट्स में भी आएगा, आई एम वेरी श्योर, कि जो आता है अपना रिज़्क साथ ही लेके आता है, क्या फर्क पड़ता है? आई टोटली एग्री.
आई टोटली एग्री, इसमें कोई शक नहीं कि रिस्क अपना साथ लेके आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको भी अकल दी हुई है थोड़ी सी, ठीक है ना। अगर आपकी कमाई जो है वो 1 रुपया है और शादी करने के बाद एक साल बाद आपने बच्चा भी जो है वो पैदा कर लेना है, तो उसके बाद बेशक उनका रिस्क उनके नसीबों का मिलता है। और मैं तो खुद इस बात का दाई हूँ कि रिस्क आपको जो है वो आपके पार्टनर का मिलता है, आपके बच्चों के नसीबों का आपको रिस्क मिलता है। और मजेदार बात यह है कि वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 30 से पहले अपनी शादियां I'm just telling you कि देखो बात सुनो, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो हर दूसरे दिन जो कुतखाना आपने डालना है लड़के और खुला का केस फाइल करना है या ये सब काम करना है, इट्स बेटर टू हैव अ फाइनेंशियल। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत लेटली देखा है, अभी आई हैव एनकाउंटर्ड सम सिनेरियो, एक केस मेरे पास आया कि a guy who is an American national earning in dollars, और उसके बाद क्या कहते हैं उसकी वो भाई साहब दूसरी शादी भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो लोग हैं वो भी दे आर विलिंग टू कि जी उन्होंने एक फ्रेश ग्रेजुएट लड़की के साथ उन्होंने शादी भी कर दी है। सो देखो माँ बाप, हम पाकिस्तान माशरे की अगर देखा जाए तो खवातीन हो, वालदैन हो, वो अपनी बेटी का सुकून चाहते हैं, Yes. और वो सुकून फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर है। इट मैटर्स अ लॉट। एंड मैन एज लाइक ओल्ड वाइन, जितना वो एज में आगे जाता है मैच्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसा सब बढ़ती रहती है, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती है। मैंने वही बात की है ना कि इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो कमाई है वो 1 रुपया, खर्चा 100 रुपये है। बिल्कुल ऐसे। सो योर मैरिटल इंस्टीट्यूशन इज जस्ट लाइक दैट। और अगर हम अर्निंग स्केल पे भी देखें तो जो इस टाइम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं जिनकी फीसेस उनके माँ बाप पे कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न इन दिस फील्ड। उनको आइडिया भी नहीं है कि वो कितनी गोल्डन लाइफ अपने कॉलेज के अंदर गुजार रहे हैं। और वकालत के अंदर, बिलखुसूस वकालत के अंदर, क्योंकि अगर आप CSS कर लें, PMS कर लें या किसी नौकरी वगैरह पे लग जाए तो यू आर मेंटली स्टेबल कि हाँ दिस इज माय फिक्स इनकम, दैट्स मैक्सिमम आई एम गोइंग टू अर्न। चादर का साइज पता चल जाता है, फिर आप पाओ। अच्छा, मेरा इस पे व्यू डिफरेंट है थोड़ा कि चादर बड़ी फैलानी चाहिए, देख के नहीं। ये CSS वाले फंस जाते हैं ना, उनको तो फिक्स आ गई चादर ही उनकी फिक्स है, हमारी नहीं है। चादर जितनी देखो, एक वैसे भी आई डोंट नो द रेफरेंस के एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है ये बात कि अपना दस्तरखान जो है वो बड़ा वसी कर दें तो अल्लाह ताला पता नहीं किसके नसीबों का आपको दे दे। बिल्कुल ऐसे। सो इस वजह से मैं तो इस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ। सो इस वजह से जो मैंने आप लोगों को कहा ना कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, जो होता नहीं है मेरे से होता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना एक बड़ा एक लॉन्ग टर्म गोल है, बड़े आराम से आता है। और अभी चूंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ इस चीज़ को देख रहे होंगे ना, अभी उनकी फीस भी 25-30 लाख वालदैन दे रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको आप भी पढ़ाते रहे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जिन्होंने फ़ौरन बाद बार एट लॉ भी करने जाना है, वो 1 करोड़ रुपया अभी वाले साहब नहीं देना है। तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगाने के बाद बंदे कम टू द प्रोफेशन, और पता चलता है कि यार खुला में जो लड़की अपना, सबसे पहले ये केसेस आने हैं आपके पास, जो लड़की केस लेके आई है, आप वो कह दी कि मैं 5,000 10,000 आपको दे सकती हूँ, तो फॉर द फर्स्ट टाइमर वो बंदा कहता है यार पागल हो गए, 10,000 मैं 1.5 करोड़ रुपया लगा के ये पढ़ के आया हूँ, मैंने बाहर विक्स पहनी है, देखा है किस तरह अपीयर होना है, और आप मुझे 10,000 रुपया दे रहे हैं। बट मैंने पहला खुला का केस 5,000 रुपये में किया था। और आपने भी डेफिनेटली इतने में शुरू किया, दैट्स द रियलिटी। आपको इसी तरह से करना पड़ता है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो बैलेंस स्ट्राइक करना है, देयर आर सम हार्श पिल्स दैट वी नीड टू स्वॉलो, और वो नहीं होता, मेरे से तो नहीं हुआ अब देखना ये कि मैं आई हैव जस्ट स्टेटेड what are the best practices do it it's up to you। अब कर सकते हैं नहीं कर सकते ये तो हमारे व्यूअर्स को देखना पड़ेगा, बट दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच गिवन बाय मियां साहब अपने इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस करियर के बाद। सो देखते हैं आपसे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जिनसे हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।